अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मोटे अनाज के सह उत्पाद बनाए, अधिक लाभ कमाएं। आम के बाग में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। देश में कम पानी वाले क्षेत्रों में किसान मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, सांवा की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। ये अनाज स्वास्थ्य के लिए काफी पौष्टिक होते हैं। इसके बावजूद भी किसानों को इनका अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। अगर किसान इन मोटे अनाजों के सह उत्पाद बनाकर बाजार में बेचे तो उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सकता है। तो चलिए रागी के कौन कौन से सह उत्पाद बनाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रेखा सिन्हा। भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मोटे अनाज की पैदावार होती है। दुनिया में पैदा होने वाले मोटे अनाज में भारत का अनुमानित हिस्सा 41% तक है। भारत में सबसे ज्यादा बाजरा, रागी, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि उगाए जाते हैं, लेकिन इनका खान पान केवल ग्रामीणों तक सिमट कर रह गया है, जबकि मोटे अनाजों का सेवन सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। मोटे अनाज में सिर्फ फाइबर ही नहीं, विटामिन बी, फोलेट, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, आयरन और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। WebMD की रिपोर्ट के मुताबिक मोटा अनाज मोटापा, दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा घटाता है। ये शरीर में ऐसे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाता है जो आंतों की सेहत दुरुस्त रखते हैं। रागी भी एक मोटा अनाज है जिसकी खेती झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में काफी होती है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा समुदाय जो है कुपोषक और अल्पपोषण से ग्रसित है और कुपोषण और अल्पपोषण का कारण केवल गरीबी या पर्याप्त मात्रा में भोजन का न मिलना ही नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी इसके मुख्य कारणों में से एक है। क्योंकि जो हम अब देखेंगे कि कुछ दशकों में जो हमारे पौष्टिक खाद्य उत्पाद के खेती और इसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आ रही है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के कारण लोग अब मरुआ को भूल रहे हैं, जबकि मरुआ को अभी उसको न्यूट्री सीरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम, सभी अनाजों में अगर हम देखें तो मरुआ में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। इसमें जो क्रियात्मक रेशे होते हैं और जो इसके जो यूनिक जो स्टार्च का जो संरचना है वो इसको हेल्थ वर्धक बनाता है और ये जो हृदय रोग से ग्रसित लोग हैं, डायबिटिक लोग हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इस पोषण और जो हेल्थ वर्धक जो गुण है उसके चलते जो इसकी उपयोगिता है, इसका जो डिमांड है जो हेल्थ कॉन्शियस लोग में उसमें इसमें बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने साल 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था और अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कोरोना के बाद मोटे अनाज इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, इसलिए इन्हें सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमने उसके जो है करीब 50 जो है मूल्य संवर्धित उत्पाद को विकसित किया है, जैसे मरुआ का बिस्किट, केक, पास्ता, सेवई,
स्वास्थ्यवर्धक पेय, लड्डू बनाया जा सकता है, सेव बनाया जा सकता है, सेवई बनाया जा सकता है, मोमो बनता है, इडली, ढोकला, कचौरी बनाई जा सकती है। आप जो भी उत्पाद का नाम बोले उसमें हम लोग मरुआ को कन्वीनियंटली उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें मरुआ का उपयोग कर हम किस प्रकार से जो है उसका मूल संवर्धन के, वो हमारा एक प्रयास रहा है। इससे मरुआ से बहुत सी चीज़ आप बना सकते हैं। मोटे अनाजों को उगाने में कम पानी और कम मेहनत लगती है। वहीं इन फसलों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक डालने की अधिक जरूरत नहीं होती है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान नहीं होता है। वहीं इनकी पैदावार भी अच्छी होती है। भारतवर्ष में कुपोषण को दूर करने में रागी जैसे मोटे अनाज काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही इनके सह उत्पाद बनाकर बेचने पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। मरुआ में जो है ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज से जो कृषि पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके लिए ये चावल और गेहूं की तुलना में इसके उत्पादन में कम जो है कमी आती है, और ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के रूप में उभर के आ रहा है। और ये हम जो क्लाइमेट चेंज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब ये आवश्यक हो गया है कि हम पुनः इसकी खेती जरूर करें, जिससे कि हम फूड सिक्योरिटी, खासकर जो छोटे और सीमांत कृषक हैं, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी ये एड्रेस करने में हमको मदद करता है। क्योंकि माल न्यूट्रिशन को अगर हम एड्रेस करना चाहते हैं तो ये मरुआ जैसे जो मोटे अनाज हैं वो काफ़ी लाभकारी हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आम की बागवानी अपने राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य रूप से की जाती है और इस समय इन बागों में बोर आ रहे हैं। अक्सर बोर आते समय आम के बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप आता है। ये कीट रोग आम के हर आयु के पौधे और फलोत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। आज हम बात करेंगे आम के उद्यान के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिन किसान भाइयों ने अभी आम के उद्यान स्थापित किए हैं। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में फूल आने का समय है और कहीं कहीं आने भी लगे हैं, लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो ये सभी जो मौसम की स्थिति है वो फंगस वाले रोग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो पाउडरी मिल्ट्यू, जिसे चूर्णिल फफूंदी रोग भी कहते हैं, जिसमें जो है मंजरियों में वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना होती है जो पूरी मंजरियों को ढक लेती है। उसमें फल भी नहीं बनते और धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और उत्पादन भी बिल्कुल 80 से 90% तक घट सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका घोल बनाकर 2 से 3 बार निरंतर 15 से 15 दिन के अंतराल में आप इसका निरंतर छिड़काव करते रहें। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है।
तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनिया या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। इसमें कीटों की बात करते हैं आम के उद्यान में, तो इसमें लगने वाला जो प्रमुख कीट है वो मैंगो हॉपर, जिसे आम का फुदका भी बोलते हैं। ये जो है भूरे, काले और पीले रंग के मच्छरनुमा उड़ने वाले कीट होते हैं, जो कि अगर हम उद्यान में जाएं तो हजारों की संख्या में उड़ते हमको दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, ये जो है मधु स्राव भी करते हैं, जो जिससे पत्तियां जो है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है और इसमें फफूंद जम जाता है और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पत्तियों और तनों में नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml मात्रा आप प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है 15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें दूसरा नाम जो है मैंगो मिलीबग का आता है, जिसकी संरचना जो है रुई नुमा होती है और जिसमें छोटा कीट रहता है, चूसक कीड़ा रहता है अंदर में, जो कि कोमल अंगों का रस चूसता है, मतलब पौधों में। तो ये जो है जमीन से रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाता है और जब भी फूल और पुष्पन की अवस्था होती है ये जमीन से चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और जो कोमल अंग हैं पौधे के, जैसे ये कोमल पत्तियां हैं या तने हैं, तो उससे फिर ये रस चूस के हानि पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम उद्यानों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें वहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हम पौधों के तनों में जो है ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कीट जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के ऊपर तो वो वहीं चिपक कर मर जाएं और नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही किसान भाई पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन की एक लेयर जो है पौधे में बना दें तो उससे भी कीट जो है इसमें पौधे में चढ़ नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पहले से ही सजग हो के इसमें नीम तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव कर दे तो कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। और अगर प्रकोप हो गया है, आपके पौधे में ऊपर पहुंच गए हैं कीट, तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या तो इसके अलावा थायोमेथाक्साम रसायन जो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाकर इसका भी छिड़काव इसमें कर सकते हैं। और ये क्रिया जो है 15 दिन के अंतराल में आप 2 से 3 बार करें तो काफ़ी हद तक नियंत्रण इससे पा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले 3 दिनों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान बढ़ने, तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह की फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पीला रतुआ के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान उपयुक्त है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर रोग का फैलाव नहीं होता है। भूरा रतुआ के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ नमी युक्त जलवायु आवश्यक है। काला रतुआ के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और नमी रहित जलवायु आवश्यक है। चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए क्विनालफास 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। जीरा की फसल में एफिड कीट को नियंत्रित करने के लिए डाइमेथेट TCC दवा की या मिथाइल ओडिमेटॉन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की बुआई के लिए A4, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें। बुआई से पहले खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं। वह कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। इस मौसम में बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव के लिए ग्रसित फलों और प्ररोहों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो स्पाइनोसेट कीटनाशी 48 EC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें और नीला धब्बा रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से किसी चिपकने वाले पदार्थ जैसे टिपोल आदि में मिलाकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सुरावाली जिला हनुमानगढ़ के मानवेंद्र सिंह ने। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती की बात करते हैं तो यह उत्पादनकर्ता और विभिन्न विपणन और प्रसंस्करण संस्थाओं के बीच एक लिखित समझौता होता है जिसके अंतर्गत उत्पादनकर्ता अपने उत्पाद को तैयार करते हैं और उनके उत्पाद को विभिन्न विपणन या प्रसंस्करण इकाई जो है वो पूर्व निर्धारित दर पे उसका खरीद करता है। कई बार ये देखा गया है कि खरीदार न मिलने पर किसानों की फसल बर्बाद चली जाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है किसान और बाजार के बीच तालमेल की कमी। कई बार बाजार में एक ही प्रकार के इतने उत्पाद आ जाते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का बहुत कम दाम मिलता है। कभी कभी तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। किसानों की इस समस्या का हल कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए निकाला जा सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट खेती से फसल की बर्बादी रोकी जा सकती है और किसानों को भी उनके उत्पाद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। तो अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक हो गई है कि अधिकांश किसानों के पास में जो भू जोत है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर दूसरी तरह हम देखें कि किसान जो है वो विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करता है, वो सब्जियों का करता है, फल का करता है एवं अन्य फसलों का भी करता है, तो बहुत से ऐसे फसल होते हैं जिनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। यानी सब्जियां या फल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत कम समय में खराब हो जाता है और ऐसे में कम अवधि के बीच में किसानों के लिए बाजार को ढूंढना और उससे अच्छा मूल्य प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए किसानों को इस तरह की खेती की आवश्यकता हो रही है। अगर हम विपणन या प्रसंस्करण इकाई की बात करें तो उनकी आवश्यकता यह है कि विभिन्न उत्पादों के लिए उन्हें विभिन्न गुणवत्ता के इनपुट की आवश्यकता होती है, फसल की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए भी यह जरूरी है कि जो उनकी आवश्यकता है, जिस गुणवत्ता के फल या फसलों की आवश्यकता है, वो उनको समय पे उपलब्ध हो सके। तो दोनों पक्षों की आवश्यकता के अनुसार इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आज के डेट में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। विभिन्न रूपों में बहुत पुराने समय से ये चीज़ें होती आ रही हैं। अगर हम बाग की बात करें तो कई जगह पे विभिन्न अवस्थाओं में, यानी बाग अगर किसान ने तैयार कर लिया है तो शुरुआत में ही वो अनुबंध कर लेता है या कई बार जब उसमें फलन आ जाता है उसके बाद 1 साल के लिए फलों का अनुबंध करता है। अगर हम विकसित प्रदेशों की बात करें या खेती में विकसित प्रदेशों की बात करें तो अगर हम महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उड़ीसा, हिमाचल ऐसे फसलों में जहां औद्यानिक फसलें ज़्यादा होती है, जिनका बाजार मूल्य अधिक होता है, तो वो अनुबंध खेती पूर्व से ही करते आ रहे हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्ट खेती के तहत किसानों के बीच सौदा तय होता है जिसमें उत्पाद की मात्रा, क्वालिटी और दाम पहले तय कर लिए जाते हैं। फिर चाहे बाजार में कोई भी दाम हो, किसानों को अपने उत्पाद का तय मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती का मकसद है फसल उत्पाद के लिए तयशुदा बाजार तैयार करना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देना भी कॉन्ट्रैक्ट खेती का उद्देश्य है। जहां तक इसमें सहभागिता के लिए या इसका लाभ उठाने का अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूर्व से जहां पे इसकी नियामक की स्थापना हो चुकी है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, एपीएमसी एक्ट के अतिरिक्त जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अनुबंध की व्यवस्था की गई है, तो उन प्रदेशों में तो उन संस्थाओं को सीधे किसान संपर्क कर सकते हैं जिससे कि वो अनुबंध के हिस्सा हो जाए। जिन प्रदेशों में इस तरह के नियामक की स्थापना नहीं हुई है, वहां पे भी अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुबंधकर्ता का इंफॉर्मेशन, सूचना जो है वो वेबसाइट पे है। अनुबंध पर खेती के तहत किसानों को बीज, ऋण, उर्वरक, मशीनरी और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि उनकी उपज कंपनियों की आवश्यकताओं के ही अनुरूप हों और किसानों को कंपनियों की तरफ से पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य मिल सके। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अगर किसान उसके लिए इच्छुक हैं तो अभी कम से कम बहुत सीमित स्तर पे ये चीज़ें हो रही हैं जिसमें सरकारी नियामक का भी आगमन नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार जो है वो काफ़ी लगनशील है, काफ़ी प्रयासरत है। साथ में जो अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 कृषक उत्पादक समूह बनाने का जो लक्ष्य रखा है, यह भी इस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कृषक अपने प्रखंड के कृषक उत्पादक समूह से जुड़ जाने के बाद वह समूह स्तर पर ही विभिन्न बड़ी कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकते हैं और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उनका प्रसंस्करण के लिए या उत्पादन के लिए है वो अनुबंध कर सकते हैं, जिसमें कि वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत आ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों का चुनाव किया है और प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पे भी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न कंपनियों का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो हम एफपीओ की मदद से ही जो छोटे किसान हैं वो सीधे ना जा करके एफपीओ के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जा सकते हैं, जिनसे कि उनको कोई भी शंका या आर्थिक क्षति होने की संभावना नगण्य हो जाए। इस तरह की खेती बढ़िया और सरल है
और किसानों को मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, न ही उन्हें खेती बाड़ी से जुड़े कामों के लिए बीज और ऋण जुटाने की कोई चिंता करनी पड़ती है। इस तरह के अनुबंध से किसानों के लिए बाजार में उनकी उपज की मांग एवं इसके मूल्यों में उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। इसी तरह कंपनियों के लिए कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम घट जाता है। अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती को अपनाने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट खेती करने पर आपको निश्चित ही अच्छा फायदा होगा। एक चौथा होता है जिसमें कि एक मिडिल मैन होता है। कई प्रदेशों में जहां सरकारी कॉन्ट्रैक्ट नियामक की स्थापना हो चुकी है, वहां पे बिचौलिए के रूप में सरकारी संस्थाएं होती है। कई जगह पे कई बिचौलिया करता होते हैं जो दोनों पक्ष के बीच में एग्रीमेंट करते हैं। यह एग्रीमेंट दो तरह से होता है, एक लिखित और जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। कई जगह पे किसान और अनुबंधकर्ता के बीच में सीधा अनुबंध होता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें दोनों ही पक्ष विन विन कंडीशन में होते हैं। एक को गुणवत्ता युक्त सामान मिल पाता है, दूसरे का बाजार का निर्धारित मूल्य और उनके उत्पाद को अच्छी कीमत मिल पाती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।